नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से सौरभ शुक्ला और दिल्ली से ही मेरे सहयोगी परिमल कुमार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शुरुआत करते हैं एनसीबी की ड्राफ्ट चार्जशीट से। एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में अपनी ड्राफ्ट चार्जशीट दाखिल की है। इसमें एनसीबी ने आरोप लगाया है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स की लत लगाई और ये भी आरोप लगाया है कि रिया और उसका भाई शौविक मिलकर सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स सप्लाई करते थे। ड्राफ्ट चार्जशीट में शौविक समेत 32 लोगों के नाम है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत को हुए 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सीबीआई ने कोई जांच रिपोर्ट सामने नहीं रखी है, जिससे कि उनकी मौत पर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ ड्रग्स मामले की जांच कर रही एनसीबी ने यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एनडीपीएस कोर्ट में ड्राफ्ट चार्जेस जो हैं वो पेश कर दिए हैं। उन ड्राफ्ट चार्जेस में इस पूरे मामले में अब तक के गिरफ्तार 1 से लेकर 35 तक के आरोपियों के खिलाफ उस अपराध में उनकी भूमिका और एनसीबी को मिले सबूतों के आधार पर उन पर आरोप तय किए गए हैं। उनमें जो प्रमुख आरोपी है वो आरोपी क्रमांक 10 है रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ उसमें लिखा गया है कि उन्होंने सैमुअल मिरांडा, अपने भाई शोविक चक्रवर्ती और दीपेश सावंत के जरिए ड्रग्स मंगवाया, यानी कि ड्रग्स मंगाया, उसके लिए पैसे भी दिए और ड्रग्स यानी इसमें गांजा का उल्लेख किया गया है और बाद में उसी गांजा को उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को भी दिया। यानी जो आरोप लगाया गया है वो एनडीपीएस की धारा 27A के तहत लगाया गया है। मतलब कि उस स्मगलिंग का कहीं न कहीं रिया चक्रवर्ती को भी हिस्सा दिखाया गया है, तस्करी का, ड्रग तस्करी का। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने जब रिया चक्रवर्ती को जमानत दी थी तब ये कहा था कि जो 27A का मामला है वो कहीं इस पर बनता नहीं दिखता है, क्योंकि बस किसी से मंगा लेना ड्रग तस्करी का हिस्सा नहीं माना जाता है। लेकिन बहरहाल एनसीबी ने अपने ड्राफ्ट चार्जेस में वो आरोप अभी भी रखा हुआ है। अब इस ड्राफ्ट चार्जेस पर कोर्ट में बहस होगी, बचाव पक्ष अपनी बात रखेंगे, उसके बाद तय होगा कि कौन कौन से आरोप तय होते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि ड्राफ्ट चार्जेस में 27A लगाकर कहीं न कहीं एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती की इस पूरे मामले में एक भूमिका को संदिग्ध बनाए रखा है और उनको पूरे ड्रग्स सिंडिकेट से जोड़े रखा है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दक्षिणी दिल्ली पुलिस ने एक महिला समेत 5 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के साजिशकर्ताओं को फर्जी पासपोर्ट मुहैया करवाया। इसमें फर्जी पासपोर्ट सचिन बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को मुहैया करवाए गए और जिसकी वजह से वो लोग विदेश भागने में कामयाब रहे हत्या से पहले। और ये अपराधियों को, ये जो पूरा गैंग है, वो 1.5 से 2 लाख रुपए में फर्जी पासपोर्ट मुहैया करवाता था। देखिए रिपोर्ट। ये फर्जी पासपोर्ट बनवाने वाला वो गैंग है जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के साजिशकर्ताओं सचिन बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के फर्जी पासपोर्ट बनवाए। आरोपियों में राहुल सरकार, नवनीत प्रजापति, अरजीत कुमार, सोमनाथ प्रजापति और निकिता को गिरफ्तार किया गया है। सचिन बिश्नोई मूसेवाला की हत्या के पहले ही दुबई भाग गया था, जबकि अनमोल बिश्नोई यूरोप में है। लोकल इन्फॉर्मर्स एज वेल एज सोर्सेस के थ्रू हमें पता चला कि यह पासपोर्ट संगम विहार के इलाके में राहुल सरकार नाम के आदमी ने बनाया है। वहाँ से हमारी सारी बात शुरू हुई। राहुल सरकार ने फेक डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए, दैट इज़ आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक अकाउंट का फोर्ज करके, मिसयूज़ करके पासपोर्ट बनाया सचिन थापन का। सचिन थापन का पासपोर्ट जब बन गया, ये फरार हो गया इंडिया से। सचिन बिश्नोई का फर्जी पासपोर्ट में नाम तिलक राज टुटेजा है और पता संगम विहार का लिखा हुआ है, जबकि अनमोल बिश्नोई का नाम भानु प्रताप लिखा है और पता फरीदाबाद का। पूछताछ के दौरान आरोपी राहुल सरकार ने खुलासा किया कि उसने संगम विहार में अपने मकान मालिक तिलक राज टुटेजा के नाम पर सचिन का पासपोर्ट बनवाया। उसने पासपोर्ट में अपने घर के पते और टुटेजा के दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। बस फोटो सचिन बिश्नोई की लगी थी। सोमनाथ प्रजापति और नवनीत प्रजापति ने सचिन और अनमोल का फर्जी आधार कार्ड बनवाने में मदद की। नवनीत का तुगलकाबाद एक्सटेंशन में अपना आधार सेंटर है। सचिन ने पासपोर्ट दफ्तर में जाकर अपने फिंगरप्रिंट दिए,
लेकिन नाम था तिलक राज का। सचिन का पासपोर्ट बना और बनने के बाद सिद्धू पाजी के नाम से मशहूर चौथे आरोपी को हैंडओवर किया गया। सिद्धू पाजी 55 साल का है और मर्सिडीज से चलता है। उसे अमृतसर से पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक ये गैंग एक पासपोर्ट बनवाने के 1.5 से 2 लाख रुपए लेता था और इसने कई अपराधियों के फर्जी पासपोर्ट बनवाए। राहुल सरकार यही काम करता है, उसका प्रोफेशन यही है कि मैं पासपोर्ट बनाऊं, आधार कार्ड बनाऊं, वोटर आईडी बनाऊं, सच्चे भी बनाऊं, झूठे भी बनाऊं। झूठे पासपोर्ट के लिए उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। जो महिला गिरफ्तार हुई है वो राहुल सरकार और सिद्धू पाजी के बीच की कड़ी है। गैंग के लोगों से दीप सिद्धू नाम के शख्स ने 4 फर्जी पासपोर्ट बनवाने के लिए कहा था। सवाल यह है कि दिल्ली पासपोर्ट दफ्तर से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है कि किसी के नाम और किसी के फोटो के साथ वो पासपोर्ट जारी कर दे। क्या इसमें कोई पासपोर्ट दफ्तर का कर्मचारी शामिल है? अब दिल्ली पुलिस आरोपियों के साथ साथ पासपोर्ट दफ्तर के कर्मचारियों की भूमिका की जांच कर रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन राकेश सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। उत्तर प्रदेश में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ कुल 6 मुकदमे दर्ज हैं और अचरज की बात तो यह है कि इन सभी 6 मुकदमों में धाराएं लगभग समान हैं। अब कल यानी गुरुवार को मोहम्मद जुबैर को हाथरस की 2 मुकदमों में कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्या है ये मुकदमे और कैसे मिल सकती है मोहम्मद जुबैर को राहत, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मोहम्मद जुबैर के खिलाफ सिर्फ उत्तर प्रदेश में कुल 6 मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी जांच के लिए एक एसआईटी बना दी गई है। जांच आईजी लेवल के अधिकारी करेंगे। हमने यूपी में जुबैर के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमों की जांच की तो हमने पाया कि सभी मुकदमे धारा 153A और 295A के तहत दर्ज हैं। धारा 153A उन लोगों पर लगाई जाती है जो धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। धारा 295A उन लोगों पर लगाई जाती है जो धार्मिक भावनाएं आहत करने का कृत्य करते हैं। अब जरा जुबैर के खिलाफ दर्ज मामलों और उनकी जांच पर नजर डालते हैं। जुबैर के खिलाफ सीतापुर, लखीमपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और हाथरस में 2 मुकदमे दर्ज हैं। जुबैर की गिरफ्तारी के बाद 4 जुलाई को हाथरस में जुबैर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। शिवलिंग की तस्वीर ट्वीट करने को लेकर एफआईआर दर्ज हुई। हाथरस कोर्ट से पुलिस के आग्रह पर हुआ जुबैर को कोर्ट में पेश करने का वारंट। कल जुबैर को हाथरस कोर्ट में पेश किया जाएगा। जुबैर को सीतापुर मामले में अंतरिम जमानत मिल चुकी है। लखीमपुर मामले में गुरुवार को जुबैर की बेल पर सुनवाई होनी है। गाजियाबाद में भी पिछले साल जून में एक बुजुर्ग से मारपीट के वीडियो को ट्वीट करने को लेकर जुबैर के खिलाफ मामला दर्ज है। गाजियाबाद के एफआईआर में जुबैर के साथ पत्रकार राना अयूब और सबा नकवी भी आरोपी हैं। जुबैर के वकील हाथरस में दर्ज 2 मुकदमों पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इनमें से एक मुकदमा तो अभी 4 जुलाई को लिखा गया है, तब तक जुबैर जेल में था। जुबैर के वकीलों का कहना है कि यूपी पुलिस जानबूझ के नई एफआईआर सामने लेके आ रही है ताकि जुबैर को ज्यादा दिन तक जेल में रखा जाए। सहयोगी करण पात्रा के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। श्रीनगर आतंकी हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट और लश्कर तैयबा की शाखा टीआरएफ ने ली है। साथ ही चेतावनी दी है कि जो लोग पुलिस जो केंद्र को खुश करने में लगी हुई है और वहां के आम निवासी जो स्थानीय प्रशासन की मदद कर रहे हैं, उनको इस तरह के हमलों के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए नीता शर्मा की रिपोर्ट। श्रीनगर में इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट और टीआरएफ ने ली है। तस्वीरों को ध्यान से देखकर ये साफ हो रहा है कि हमला करने वाले आतंकी कम से कम 3 थे। जांच से जुड़े हुए अफसरों के मुताबिक हमलावर बाइक पर सवार थे और वो पिस्टल और AK से फायरिंग कर रहे थे। उन्होंने एक पुलिस वाले की बंदूक भी छीन ली। हमला करने के बाद वो वहां से एकदम फरार हो गए। पुलिस का ये भी कहना है कि इस तरह के बॉडी कैमरा का इस्तेमाल पिछले 3 वर्षों में तीसरी बार हुआ है। इसके जरिए इस्लामिक स्टेट हमले को ग्लोरीफाई करना चाहता है और नौजवानों को अपनी तरफ खींचना चाहता है।
आंकड़ों के मुताबिक पिछले 4 वर्षों में तकरीबन 700 नौजवान अलग अलग आतंकी संगठनों से जुड़े हैं। इस साल जून तक इनकी संख्या 69 रही है। दरअसल सुरक्षा बलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती घाटी में बढ़ते हुए अलगाववाद को लेकर है। खासकर अजमेर और अमरावती की घटनाओं को लेकर जो रुख देखने को मिल रहा है, उससे चिंता और बढ़ जाती है। जब से अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है, तब से अब तक ये पहला आतंकी हमला श्रीनगर में हुआ है। यानी ये पहला टेररिस्ट इनिशिएटेड वायलेंस है जो पिछले 12 दिनों में सामने आया है। और जिस तरह से इंटरसेप्ट मिल रहे हैं, उससे ये लगता है कि आने वाले दिन सुरक्षा बलों के लिए और भी चुनौती भरे होने वाले हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मध्य प्रदेश में एक शख्स सरपंच का चुनाव लड़ा और हार गया। अब ये कहेंगे इसमें क्या नया है, चुनाव लड़ते और हारते रहते हैं। फिर इस व्यक्ति ने चुनाव लड़ने के लिए नोट भी बांटे थे। आप कहेंगे तो नोट तो बांटे जाते रहे, अक्सर चुनाव आयोग पकड़ता है इन लोगों को। लेकिन इस पूरे मामले में नया ये है कि भाई साहब चुनाव हारने के बाद जिन लोगों को इन्होंने नोट दिए थे, उनसे वसूली अभियान पर निकले, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। देखिए हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की ये दिलचस्प रिपोर्ट। कैमरे के उस पार जनता है, कैमरे के दूसरी तरफ नेताजी घर घर जा रहे हैं वोट नहीं नोट मांगने। 50,000 दिया था अरे यार मैंने कही क्यों था तो मैंने जाने दिया था माफी पड़ी। अरे मतदाताओं से नहीं, अपने ही नोट जो उन्होंने मतदाताओं को वोट के लिए दिए थे। अरे यार वोट दिया तो दी दिया आला का पैसा लेगा तो पैसा दाम बस यो है खाली चेताव वाले आया बात फिलहाल चेताव वाले आया बात है वोट जीता कर रही है अरे वोट दिया आया भले नहीं दिया वोट दिया या नहीं दिया मैं चेताव वाले आया है। नीमच जिले के देवरान में सरपंच पद के लिए राजू दायमा खड़े थे। पोस्टर बताता है वो योग्य, शिक्षित, सेवाभावी, अनुभवी युवा वगैरह वगैरह हैं। चश्मे का निशान था। अब देखिए ना, पैसे बांटते वक्त पुलिस प्रशासन का चश्मा उन्हें देख नहीं पाया। आरोप है कि चुनाव हारने पर उनके कार्यकर्ता गांव वालों से वसूली करने पहुंच गए। वसूली का वीडियो वायरल हो गया, तब पुलिस के चश्मे में वो दिखे हैं। अब जाकर मामला दर्ज हुआ है। देखिए, एक जो थाना रामपुरा क्षेत्र में ग्राम देवरान जो ग्राम पंचायत क्षेत्र है, उसके यहाँ पर इस तरह की घटना सामने आई है, जिसमें मारपीट के बाद इस बात की भी एक वीडियो वायरल हुआ है। प्रथम दृष्टया मारपीट की गई है, उस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और उस जो वीडियो वायरल हो रहा है उसकी अलग से जांच की जाकर उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, चुनाव आचार संहिता का जो उल्लंघन है, उस तहत जो है आचार संहिता में जो धाराएँ हैं उसका उल्लंघन किया जा रहा है, उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। कृपया अब निर्वाचन प्रक्रिया और प्रशासन की मुस्तैदी पर सवाल न उठाएं। वैसे नेताजी ने महज 1.5-2 घंटे में अपने 4.5 लाख रुपए वसूल लिए। आखिर वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप तो मचाना। हरिशंकर परसाई की एक कहानी है, एक लड़की 5 दीवाने। उसमें चौथा दीवाना अपनी प्रेमिका को चूल्हा फूंकते हुए देखकर कहता है जोर से कि अरे हमने तो हजारों रुपए चूल्हे में फूंक दिए हैं, किसी को जरूरत हो आए मांगे, 1000-2000 तो हम यूं ही दे देते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ नेताजी भूलते नहीं। आखिर हिसाब प्रेम में भी तो होता ही है, और यहाँ तो वैसे भी नेताजी का प्रेम 5 साल बाद ही छलकता है। नीमच से अपने सहयोगी मनीष और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। वक्त है देश प्रदेश में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कहां देश में बाढ़ और बारिश का कहर। ब्रेक के बाद देश प्रदेश में आपका स्वागत है। दिल्ली से मैं सौरभ शुक्ला और परिमल कुमार आपके साथ बने हुए हैं। वैशाली के राघवपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हाथी ने अपनी पीठ पर महावत को बैठाकर गंगा पार की है। और अच्छी बात ये रही कि ना हाथी ने महावत का साथ छोड़ा, ना महावत ने हाथी का साथ छोड़ा। मंगलवार को गंगा नदी में अचानक पानी बढ़ने से राघवपुर क्षेत्र में हाथी के साथ महावत फंस गया था। इसके बाद महावत ने हाथी के साथ गंगा को पार करने का फैसला लिया। वह उफनती गंगा के बीच हाथी की पीठ पर बैठकर दूसरे किनारे तक पहुंचा।
ये तस्वीरें नासिक के त्र्यंबकेश्वर के पाहिने गांव की हैं, जहां पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। कभी भी कोई हादसा हो सकता है, फिर भी वाहनों से लोग आते जाते दिखे, वाहनों को रोका नहीं जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ की वजह से एचआरटीसी की बसें जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई। कई जो है वो जाम में फंसी रहीं और उसके बाद उसमें बाढ़ का पानी भी घुस गया। और इतना ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश ने बरपाया है कहर। उसमें जो गुजरात की बात है वो भी सामने में निकल कर आई कि गुजरात में जिस तरीके से बड़ी मार पड़ी है बारिश के बाद, वहाँ पर नवसारी में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कई इलाकों में तो घरों तक पानी पहुँच गया है। तो इस तरीके के हालात हैं बारिश के बाद अलग अलग राज्यों में। तो आज देश प्रदेश में इतना ही। दिल्ली से मुझे और मेरे सहयोगी परिमल को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।